हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हूँ और मैं अपनी तैयारी LTGIC और TGT PGT की कर रही हूँ पिछले वर्षों से। और इसमें जो भी मेरे पास जानकारी रहती है मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। मैं किसी सरकारी जॉब में नहीं कर रही हूँ। मैं प्राइवेट जॉब में मैं रही हूँ। और इससे पहले जो श्री अरविंदो सोसाइटी है, जो NGO है, वहाँ पर भी मैं एक अच्छे खासे पोस्ट पर रही हूँ 1 साल के लिए। और साथ में ही मैं स्कूल टीचिंग कार्य में भी कार्यरत रही हूँ। प्राइमरी टीचर की मैं प्राइमरी टीचर भी रही हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स अभी मेरे पास जो जानकारी है, जिस तरीके से मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास अभी एज लिमिटेशन भी है। अभी 2 से 3 साल का मेरे पास पूरा वक्त है। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम क्या आप एलिजिबल हैं? तो येस, आई एम एलिजिबल। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि LTGIC के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं, लेकिन हम बायोलॉजी वाले के लिए वैकेंसी जो महिला सीट है उसमें केवल 29 है। और हम जो महिला सीट है वह पुरुष में नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनकी भी सीट काफ़ी कम है, 185 है। देखा जाए तो एक तरीके से मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि जो मेरे पिछले ब्लॉग थे उसमें आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि हमको जो है बायो वालों को साइंस में ग्रुप में करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरीके से मुझे समझ आया है, ये जो पूरा खेल है यह मैथ और साइंस का 2 वर्गों में बटा होता है। तो 2 वर्गों में जिस तरीके से बटा हुआ है उसमें ना बांटकर जो आयोग है उन्होंने हमारे साथ बहुत ही बड़ा गलत कार्य किया है। क्योंकि या तो मैथमेटिक्स ही रखना था और एक ग्रुप साइंस रखना था जिसमें हमको शामिल करना था। अगर बायोलॉजी अगर आपने अलग तीसरा सब्जेक्ट रखा हुआ है और तीसरा रखा है तो उसमें बहुत अच्छी संख्या में आपको वैकेंसी देनी चाहिए थी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस 2 ग्रुप्स में बट गए हैं, जिसमें कि जो प्रीलिम्स है वह 30 नंबर का GS GK और साथ में ही हमारा जो सब्जेक्ट कमांड रहेगा 120 नंबर का, टोटल 150 नंबर का आएगा। और जो GK GS है और जो हमारा सब्जेक्ट कमांड है यह ऑब्जेक्टिव बेस पर रहेगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग बोलना चाहिए। केवल क्वालिफाइंग ही होकर हम लोग मेंस में बैठ पाएंगे। और जो मेन एग्ज़ाम है जो कि 2 ग्रुप्स में बटे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि 10-10 क्वेश्चंस के रहेंगे। लेकिन जो पार्ट 1 है इसमें जो 10 क्वेश्चन रहेगा वह 8 नंबर का होगा। और 8 नंबर के हिसाब से यह 80 नंबर का हो जाएगा। और यह जो सेकंड पार्ट है जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, यह 12 नंबर का हो जाएगा और 120 नंबर बैठ रहे हैं। और टोटल मिला के हमारे पास जो है 200 अंक हो जाएंगे। तो जो GK GS और जो सब्जेक्ट कमांड है जो कि प्री होगा वह होगा 300 नंबर का, 300 नंबर के होंगे। और निगेटिव मार्किंग रहेगी और जो कि क्वालिफाइंग नंबर होगा। और यह एक स्क्रीनिंग बोला जाता है जिसे, केवल वह एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रहेगा जिसमें कि अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके हम मेंस में बैठ पाएंगे। और जो मेंस है वह आएगा 200 नंबर का और इसी के बेस पर मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो आप लोगों का यह एक डाउट जो बहुत समय से रहा है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो यह क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वह बोल रहे थे कि हम बायो वालों को साइंस में होना चाहिए। और जो साइंस ग्रुप वाले हैं, जो मेरे पिछले ब्लॉग थे उसमें यह मैंने काफ़ी देखा है क्रैश, मतलब कि हो रहे थे कि आप बायो वाले हैं, आप साइंस में क्यों आओगे, क्या आप फिजिक्स पढ़ा पाओगे? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक डिटेलिंग में थोड़ा जो मेरी जानकारी है मैं बताती हूँ कि हम 12th क्लास तक 10वीं के बाद से जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है वह आप करते हो। मैं केवल मैथमेटिक्स और साइंस ग्रुप वालों की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बायो की बात नहीं कर रही हूँ। आप समझिए कि बायो रहता है लेकिन वह इंक्लूडिंग इन द साइंस। यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स और साइंस ग्रुप 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले जो हैं वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं। और जो साइंस ग्रुप वाले होते हैं वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं। तो जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जो बायो वाले होते हैं, या साइंस बोलना चाहिए, बायो और साइंस अलग नहीं है दोस्तों, बायो और साइंस एक ही है। तो जो साइंस ग्रुप वाले होते हैं वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। और जो भी प्रैक्टिकल होता है, चाहे वह फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, चाहे वह केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो, दोनों लोग मैथमेटिक्स वाले भी और जो साइंस वाले भी हैं सब साथ में मिल के प्रैक्टिकल करते हैं।
अब बात आ जाते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वह उनका जो सब्जेक्ट रहता है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो जाता है। उनके साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब कि 12वीं तक तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन फिजिक्स उनके साथ में चला जाता है और जो केमिस्ट्री है वह साइंस ग्रुप में आ जाता है। तो इस तरीके से जो ग्रेजुएशन होता है उसमें मैथमेटिक्स वाले लोगों का ग्रुप हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और जो साइंस वाले हैं उनका हो जाता है, अगर आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कई भागों में, बायो भी कई भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि एक ग्रुप बनता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सेकेंड ग्रुप होता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। और इस तरीके से अलग अलग ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो बायोलॉजी वाले हैं उनको बिल्कुल ही फिजिक्स या केमिस्ट्री आती ही नहीं है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ जाइए कि जो बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं उनको भी उतनी ही समझ रहती है, 12वीं तक तो हर किसी का समझ उतनी ही बरकरार रहती है। और बाकी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारियां हैं उसकी सब लोग अपने अपने बेस पर अपने अपने जैसे जैसे सब्जेक्ट बटे होते हैं उसके हिसाब से उनको जाना पड़ता है। तो चाहे वह कोई सा भी सब्जेक्ट हो, स्ट्रगल देखिए हर किसी के लाइफ में है, हर कोई बेरोजगार है, हर किसी को रोजगार चाहिए। तो किसी को भी अगर बोला जा रहा है कि बायोलॉजी ग्रुप को साइंस में शामिल करने के लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, एप्लीकेशन भी चला गया है और इस चीज़ के लिए बहुत सारे एकेडमी वाले हैं। मैं स्पेशली मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि सारे लोगों का एक टीम वर्क में बायोलॉजी के लिए कोशिश कर रहे हैं, या तो बायोलॉजी की सीट बढ़ाई जाए अच्छी संख्या में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे बायोलॉजी की सीट हमेशा से ही अलग ही रही है। तो या तो बायोलॉजी की सीट बढ़ाई जाए, और अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो वह साइंस में ही इंक्लूडिंग होना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है। मैथमेटिक्स वालों को जो अभी जो ये LT ग्रेड आया है इसमें जो मैथमेटिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ का कॉम्बिनेशन लेके हैं, इनको दोनों तरीके से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको उनको सुविधा दी गई है कि जो साइंस वाले हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, उनको मैथ में भी भर सकते हैं, और वही मैथ वाले जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वही लोग साइंस में ही हैं, साइंस में भी फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको दो अपॉर्चुनिटी मिली हुई हैं। और हम बायोलॉजी वाले लोगों को केवल जो अभी 29 सीट है केवल इसी में ही हमको निपटा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं किसी तरीके से किसी को भी कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जी हाँ, जो भी है, जो भी इस तरीके से हो रहा है, जो भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको भी नौकरी चाहिए। एक नौकरी के लिए 7 सालों से इतना इंतज़ार किए हैं और आगे और ज़्यादा इंतज़ार करने की अब हमारे पास ना तो एज लिमिटेशन बाकी रह जा रही हैं, नहीं कुछ और वैकेंसी देखने को मिल रही है जिसमें हम लोग कुछ कोशिश कर पाएँ, कुछ अपने आप की जो हमारी प्रतिभा है उसको हम निखार पाएँ। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो जी हाँ, बायोलॉजी वालों को साइंस में ही शामिल करना चाहिए। सीट वही रखें आप मैथमेटिक्स और साइंस के लिए सीट उतना ही रखें। उनकी सीट से हमको कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको मैथमेटिक्स ही ग्रुप दो, और साइंस जो है वो केवल बायोलॉजी का हक है और बायोलॉजी वालों को ही यह हक मिलना चाहिए। बस मेरी बात इतनी ही है। किसी को अगर यह बात में तकलीफ़ लग रही हो तो एज योर विश, आपको जो भी जिस तरीके से भी आप कमेंट लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट हूँ और मैं अपनी जिस तरीके से मैं अपनी घर सिचुएशन और जो बेरोज़गारी से जिस तरीके से मैं जूझ रही हूँ, इसी तरीके से मेरे जैसे और बहुत सारे भाई बहन भी होंगे। तो चलिए, ये तो बात यहीं तक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी को गलत बोलना या गलत सही का निर्णय हम नहीं ले सकते। हम केवल एक स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम केवल एक आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर हमारी आवाज़ जो है वह सही जगह पर आयोग तक या गवर्नमेंट तक पहुंच रही है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। वह उनको इस बारे में सही डिसीजन लेना चाहिए। पक्षपात टाइप से इस तरीके से गतिविधियां नहीं अपनानी चाहिए। स्टूडेंट को स्टूडेंट से ही जो है उनके मन में इस तरीके से संशय पैदा नहीं करवाना चाहिए। हर किसी के लिए पर्याप्त सीट देते तो इस तरीके से बात उठती ही नहीं। सीधी सी बात यही है। अब बात करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंने आप लोगों को मैंने क्लेरिफाई कर दिया। जीके, जीएस, प्रीलिम्स और मेंस के रूप में होंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो प्री है वह क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा या स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, जो कि केवल हम क्वालिफाई करके जिनको बोला मैंने जिस तरीके से मुझे यह अवगत हुआ है कि 15 गुना प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाएगा और उसके बाद उनको मेन एग्ज़ाम किया जाएगा। प्रीलिम्स का वही है कि उसमें जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको अभी मैंने बताया, और जो
मेंस है उसके लिए मैंने बताया कि 10-10 क्वेश्चन के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। और जो क्वेश्चन का आवंटन रहेगा तो आप लोग ये मत सोचिए कि अलग से हमको कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह मिलेगा या फिर कुछ इस तरीके से रहेगा। जो क्वेश्चंस आंसर जो रहेगा, क्वेश्चन रहेगा और उसी के नीचे में स्पेस रहेगा जिसमें हमको अपने आंसर लिखने होंगे। और जो जैसे कि पार्ट 1 है जिसमें कि जो क्वेश्चन हैं जो लघु उत्तरीय होंगे उसमें 1.5 पेज, और जो हमारे मेन जो दीर्घ उत्तरीय हैं जिसके 12 अंक हैं, एक पर क्वेश्चन 12 अंक है, उसके लिए 2.5 पेज। इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो किसी प्रकार से आप लोग सोच में मत पड़िए कि कैसे होगा क्या होगा। केवल हमारा काम है स्टडी करने का, पढ़ाई करना है, जोर शोर लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ है। अब जो ये पेपर का लेवल है यह बहुत ही कठिन होने वाला है दोस्तों। केवल अगर हम तैयारी करते हैं कि केवल हम ऑब्जेक्टिव या प्री की तैयारी करते हैं तो हमारा मेंस छूट जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम मतलब कि जो है वह हो जाएगा। इस तरीके से मतलब कि न्यूज़ में आ रहा है कि जो LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वह नवंबर दिसंबर तक करा दिया जाएगा प्री का, और जो मेंस है वह अप्रैल मई तक हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम है वह अभी ही टाइम है। हमको प्री और मेंस की तैयारी अभी से ही साथ में पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। और इस समय भी बहुत सारे कोचिंग वगैरह भी उनके फीस के साथ में अभी हमारे सामने भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी कोर्स उन्होंने लॉन्च किया था उनको फिर से एक नए तरीके से अब लॉन्चिंग करना पड़ रहा है। तो क्या यह क्वेश्चन आता है कि क्या बिना कोचिंग के क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे? तो देखिए, कुछ भी एक कोचिंग तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न जो है वह बहुत ही ज़्यादा टफ है। और अगर हम सोचेंगे कि केवल हम प्री तो निकाल लेंगे, मेंस की तैयारी हम बाद में करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। साथ का साथ ही लेखन में जो है आपकी जो लेखन शैली है उसको आपको मजबूत लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम लेखन मजबूत करके चलेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव बोला जा रहा है, रिटन एग्ज़ाम जो बोला जा रहा है, उसकी तैयारी अभी से ही करेंगे, तब जाके हमारा प्री भी अच्छे से निकल पाएगा और हमारा जो बेस है वह मजबूत हो जाएगा मेंस को करने के लिए। वैसे तो जो एग्ज़ाम है उसको भी ऑब्जेक्टिव वाला करवाने के लिए भी आयोग तक लेटर वगैरह पहुंचाया जा रहा है। आज ही मुझे ये पता चला है कि जो पूरा एग्ज़ाम है उसको ऑब्जेक्टिव ही कराया जाए, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन तो देखिए हमारे सामने आ गया है। अब जो भी कोशिशें हैं जिस तरीके से भी हैं, एक तो यह कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न कराया जाए, दूसरा ये कि जो बायोलॉजी की सीट है उसको बढ़ाया जाए या फिर उसको साइंस में ग्रुप में शामिल किया जाए। तो इस तरीके से 2 बातें अभी चल रही हैं। तो यह तो काम चल ही रहा है। जो हमारे जो भी और भी जो टीचर्स वगैरह हैं जो इस चीज़ के लिए जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं वह आयोग तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में हमको अपनी पढ़ाई मजबूत करना है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को छोड़िए, प्री और मेंस की तैयारी अभी से ही लग जाइए और ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करने से कोई मतलब का नहीं। और जिस तरीके से इसको एग्ज़ाम जो है UPPSC करा रहा है तो ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। और ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये भी है कि UPSC करा रहा है तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। नवंबर दिसंबर तक फ्री हो जाएगा और मई जून तक हमारा जो है अप्रैल मई तक मेंस भी हमारे सामने में आ जाएगा एग्ज़ाम। तो तैयारी हमको अभी से ही करना है। OTR के बारे में बताऊं तो OTR के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए। OTR आप अभी भी कर सकते हैं। और लेकिन जो आवेदन हम जो अपना फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसके 72 घंटे पहले आपको OTR फाइल करनी है। तो OTR आप पहले करेंगे और उसके 72 घंटे के बाद आप आवेदन आप कर सकते हैं। तो यह एक डाउट था आप लोगों को, आप OTR अभी भी कर सकते हैं, डोंट वरी। एक चीज़ और था कि महिला अभ्यर्थी के मामले में जो पिता पक्ष है उसकी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जी हाँ, जैसे कि अगर आपकी मैरिज हो गई है, जैसे कि आप जनरल थे, माना कि आप जनरल थे और आपकी जो भी है SC ST या OBC किसी भी में आपने शादी की हुई है, तो आप केवल जो आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है जो आपके पेरेंट का है वही वाली जाति प्रमाण ही लगेगा, आप जनरल में ही कहलाएंगे। और अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तब भी आप जनरल में ही आप काउंट किए जाएंगे, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हों। और एक और है, आवेदन करने के समय में आपको अपने मनपसंद ज़िले भरने होंगे। मनपसंद ज़िले का ये है कि आप जितने अच्छा आप अपने मनपसंद ज़िला भरोगे उतनी अच्छी आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। और उसी के हिसाब से आप अपने मनपसंद ज़िला अभी से ही आप सोच के रखिएगा। और एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में केवल ब्लैक
बॉल पॉइंट लगेगा, ब्लू आप मत लेकर जाइए, क्योंकि उसमें स्पेशली नोटिफिकेशन में जैसा मैंने रीड किया है ओनली ब्लैक पेन ही है। निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.33 या 1/3 बोल सकते हैं। और यही है कि पेपर जो है अब से ज़्यादा कठिन हो गया है, तो आप लोगों को कोचिंग मेरे हिसाब से तो ज़रूर लेनी चाहिए। साथ में अपनी तैयारी तो हमको करना ही है, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि जानकारी ये हो जाता है कि एक तो इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई है, पेपर का लेवल भी कठिन है, तो कोचिंग ले लेने से एक सहारा ये हो जाता है कि वो टाइम टू टाइम हमको अपडेट देते रहेंगे कि कैसे एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो उससे हमारा जो बेस है ना वो एक अलग ही तरीके का हो जाएगा। और जो भी कोचिंग वगैरह है आप लोग देख ताक के आप अच्छे से लीजिएगा। ये नहीं है कि अगर मेरे हिसाब से तो ऐसे आप कोचिंग लीजिए जो कि बड़े लेवल का, जैसे यूपीपीएससी वगैरह का इस तरीके से जो कोचिंग करवाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा और कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनका जो पेपर लिखने का तरीका वगैरह है वह है, बाकी तैयारी तो हमको खुद ही सेल्फ ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, और जो भी आपके डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं, जितनी मेरी जानकारी है मैं अपने तरफ से उस चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अपनी तैयारी को मजबूत करिए, पेपर का लेवल बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।